दिन था 3 फरवरी 2019 का। जगह थी डूंगरपुर का सागवाड़ा वमासा गांव। सुबह 3 बजे सागवाड़ा पुलिस थाने का फोन बजता है और सूचना मिलती है कि थाने से 22 किलोमीटर दूर कंडोला नदी पुल के पास एक कार पलटी हुई है। पुलिस वहां पहुंची तो एक महिला की लाश मिली। लाश पुल के नीचे नदी के पास पत्थर पर पड़ी थी। महिला का चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था। पुलिस ने बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल में रखवाया। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गाड़ी जिस हालात में पलटी हुई है, कार का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं था, न ही सड़क पर एक्सीडेंट के कोई प्रमाण नजर आते थे। लेकिन जिस तरह महिला के सिर और चेहरे पर चोट आई, वो घटना से मैच नहीं खा रही थी। ऐसे में पुलिस ने हत्या की आशंका को लेकर जांच शुरू की। इधर महिला की बहन ने भी एफआईआर दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसकी बहन का मर्डर किया गया है और इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई है। आखिर एक 33 वर्षीय महिला की किससे दुश्मनी थी, किसने मारा और फिर हत्या को हादसे का रूप दिया? सबसे बड़ा सवाल, आधी रात को वह सुनसान जगह पर गई क्यों थी? जब पुलिस को इन सवालों के जवाब तलाशे तो हैरान कर देने वाले सच सामने आए। दरअसल 4 फरवरी 2019 को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने में उदयपुर के मयूर कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 की निवासी 49 वर्षीय चारुलता पहुंचती है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी छोटी बहन 33 वर्षीय ऋचा शर्मा उर्फ रिंकू 3 फरवरी की रात 11:30 बजे अपनी बेटी को 1 घंटे में वापस लौटने का कह करके निकली थी। लेकिन सुबह तक ना ऋचा लौटी और ऋचा की बेटी ने अपनी मौसी को कॉल करके बताया कि मां अभी तक घर वापस नहीं आई है। यह सुनकर वह उदयपुर से रवाना होकर साबला आई। तब से उसे जानकारी मिली कि ऋचा की कार कंडोला मोड़ पर नदी के पास पलटी हुई मिली है। ऋचा की मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी सागवाड़ा हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखी हुई है। अब चारुलता ने एफआईआर में यह भी लिखवाया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसे एक्सीडेंट के प्रमाण नहीं मिले। गाड़ी पलटी हुई मिली। हुलिया के नीचे देखा तो काफी मात्रा में खून नजर आया। पास पड़े एक पत्थर पर भी खून लगा था। मोर्चरी में अपनी बहन ऋचा का शव देखा तो उसका चेहरा कुचला हुआ था। ऋचा की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की थी और बाद में चेहरा कुचलकर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। अब मामला दर्ज करने के बाद तत्कालीन प्रोबेशनल आरपीएस थाना अधिकारी चक्रवर्ती सिंह ने इसकी जांच शुरू की। अब चारुलता ने बताया कि उसकी बहन ऋचा की शादी उदयपुर के सरदारपुरा निवासी राजेश शर्मा से हुई थी। किसी कारण से उनका 2011 में तलाक हो गया था। पहली शादी से उसकी 12 साल की बेटी हेमश्री है, जो साबला में न्यू आदर्श सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है। जैसा कि ऋचा की पहली शादी 5 साल रही। तलाक के 4 साल बाद 2016 में मुंबई के कल्याण निवासी परीक्षित शर्मा से दूसरी शादी हो गई। अब 2018 में वह मुंबई शिफ्ट हो गई और अपनी बेटी से मिलने साबला आती जाती रहती थी। घटना के 5 दिन पहले भी वह मुंबई से साबला अपनी बेटी से मिलने के लिए ही आई हुई थी। अब इस जानकारी के साथ ही पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि ऋचा अपने पिता के पास रहती थी और पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। ऋचा के तलाकशुदा होने के कारण पिता ने अपनी संपत्ति उसके नाम कर रखी थी। ऐसे में ऋचा का भाई उससे रंजिश रखता था। पुलिस इन सभी एंगल के इर्द गिर्द हत्या के कारण की तलाश कर ही रही थी, लेकिन उसे कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने ऋचा के भाई को भी शक के दायरे में लिया कि हो सकता है कि संपत्ति का लालच के चक्कर में ऋचा की हत्या उसके भाई ने करवाई हो। पुलिस का शक पहले पति पर भी गया। बाद में यह भी सामने आया कि पहला पति अगर हत्या करवाना चाहता तो वो पहले भी मार सकता था। पुलिस का शक ऋचा के दूसरे पति पर भी गया। ये शक इसलिए गहरा नहीं हो पाया क्योंकि दूसरा पति मुंबई में रहता था। अगर उसे ऋचा की हत्या करनी होती तो वो मुंबई भी कर सकता था। इसके लिए इतनी दूर ऐसी सुनसान जगह पर आने की उसको जरूरत नहीं थी। मामले में अब भी बड़ा सवाल था कि ऋचा आधी रात में ऐसी सुनसान इलाके में आखिर क्यों गई थी। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस ने इलाके की बारीकी से तलाशी ली और नदी के पास झाड़ियों पर कपड़े और नारियल बंधे हुए मिले। ऐसा लग रहा था यहाँ लोग तंत्र मंत्र से जुड़ी क्रियाओं के लिए आते हैं। वहां के लोगों से जानकारी जुटाने पर पता चला कि चतुर्दशी और अमावस्या की रात को वहां पे तंत्र मंत्र और टोटके करने के लिए लोग आते हैं। अब ऋचा का मर्डर भी चतुर्दशी तिथि को ही हुआ था। ऐसे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली। ऐसे व्यक्ति की तलाश में जुट गई जो तंत्र मंत्र करवाता हो और ऋचा उसके संपर्क में हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने 24 घंटे में इस हत्या का राज खुल गया और जब सच सामने आया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल पुलिस जांच में सामने आया कि ऋचा एक तांत्रिक बड़ी पादड़ी निवासी प्रदीप कुमार पुरोहित के संपर्क में थी। ऋचा उस पर गहरा विश्वास रखती थी और पुलिस को यह जानकारी मिलने पर शक की पूरी सुई उस पर घूम गई।
अस्पताल की मोर्चरी में जहां ऋचा का शव रखा था वहीं पर प्रदीप कुमार मौजूद भी था। वह ऋचा की मौत का शोक जता रहा था और रोते हुए बोल रहा था कि वह मेरी शिष्या थी, हर काम मुझसे पूछ कर करती थी, न जाने क्या हुआ और कैसे अचानक से उसकी मौत हो गई। वहीं तांत्रिक प्रदीप के साथ कुछ और लोग थे। उनमें एक व्यक्ति किरणदीप व्यास और ऋचा की बेटी के स्कूल न्यू आदर्श सेकेंडरी स्कूल का ओनर भूपेंद्र जैन भी शामिल था। अब ऋचा की बेटी ने अपनी मां के 1 घंटे में घर नहीं पहुंचने पर अपनी मौसी चारुलता और स्कूल के ओनर भूपेंद्र व तांत्रिक प्रदीप कुमार को भी कॉल किया था, क्योंकि वे उसकी मां के करीबी थे। भूपेंद्र व प्रदीप कुमार ऋचा की बेटी के पास पहुंचे और उसे अपने साथ अपने घर ले गए और उसके बाद फिर बेटी को लेकर के वो लोग मोर्चरी पहुंच गए थे। अब पुलिस ने शक के आधार पर प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन पुलिस के दबाव में आकर उसने सब सच उगल दिया और प्रदीप ने बताया कि उसने किरणदीप व किसी दूसरे की मदद से ऋचा की हत्या की थी। पूछताछ में स्कूल के मालिक की भूमिका भी सामने आई थी। दरअसल ऋचा की बेटी शुरू से ही भूपेंद्र के स्कूल में पढ़ती थी, ऐसे में वह परिवार के संपर्क में था। उसकी ऋचा से भी काफी नजदीकियां थी। ऋचा स्कूल मालिक भूपेंद्र के माध्यम से प्रदीप के संपर्क में आई थी। दरअसल भूपेंद्र के ऊपर बहुत कर्जा था, उसको कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा था और उसे तांत्रिक प्रदीप से अपनी हालत सुधारने के लिए टोने टोटके भी करवाए थे। वह तांत्रिक प्रदीप पर काफी विश्वास करता था। इधर उसने ऋचा से भी 30 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जिसका समय समय पर उसको भारी ब्याज चुकाना पड़ता था। भूपेंद्र ने तांत्रिक को कहा कि ऋचा के साथ कोई ऐसा टोटका करो ताकि वह मुझसे पैसे मांगना बंद कर दे। अब तांत्रिक ने ऋचा को जाल में फंसाने के लिए चोरी छिपे उसके घर पर हड्डियां और दूसरी चीजें फेंकनी शुरू कर दी। इससे वह डरने लगी और इस बारे में उसने भूपेंद्र को बताया। भूपेंद्र ने उसे प्रदीप से मिलवाया, उसके माध्यम से उसका समाधान करने को कहा। इस पर प्रदीप ने उसे आश्वासन में लिया और कहा कि मैंने टोटका कर दिया है, अब ऐसी वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। इधर प्रदीप ने वो सब चीजें फेंकनी बंद कर दी। इससे ऋचा का उस पर और ज्यादा विश्वास बढ़ गया। इसके बाद वह हर छोटी बड़ी परेशानी को लेकर प्रदीप के पास जाती आती थी और तंत्र मंत्र के जाल में फंसती चली गई थी। ऋचा के दूसरे पति परीक्षित की पहली पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, अस्पताल में अंतिम व्यवस्था में भर्ती थी। ऋचा जब मुंबई अपने दूसरे पति से मिलने जाती तब वह हर समय अपनी पहली पत्नी की देखभाल में लगा रहता था। उसने ऋचा को बताया कि जब तक उसकी पहली पत्नी जिंदा है वह उसकी देखभाल करता रहेगा, इसके बाद वह उसे अपने साथ रख सकेगा और इस समस्या से ऋचा को छुटकारा चाहिए था। उसने ये समस्या प्रदीप को बताई। प्रदीप ने उसकी सौतन को मारने के लिए उसे टोने टोटके करवाए। संयोग से इसी दौरान परीक्षित की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। ऐसे में ऋचा को प्रदीप पर विश्वास और गहरा हो गया, जिसका फायदा प्रदीप ने बाद में उठाया। ऋचा यह भी चाहती थी कि भूपेंद्र को कहीं से कर्ज नहीं मिले, वह उसके रुपए नहीं चुका पाने की स्थिति में स्कूल और अन्य संपत्ति उसको सुपुर्द कर दे। अब प्रदीप ने दोहरा खेल खेलते हुए ऋचा और भूपेंद्र दोनों को उनका काम करने के लिए पैसों की डिमांड रखी। भूपेंद्र ने प्रदीप को 2.5 लाख रुपए का वादा किया, इधर ऋचा ने 1 लाख रुपए दिए। प्रदीप ने घटना से 1 रात पहले भी ऋचा को तांत्रिक क्रिया के लिए बुलाया था और पाबंद किया था कि वो किसी को भी बताकर नहीं आएगी। इस बात का प्रदीप ने ऋचा की बेटी से भी कंफर्म किया, तो पता चला कि उसने किसी को भी नहीं बताया है और किसके बुलाने पे और कहां जा रही है। तब प्रदीप खेल खेलता है और दूसरी रात फिर उसको वापस बुलाता है। ऋचा अपनी बेटी को बिना बताए घर से ये कहकर निकली कि वो 1 घंटे में वापस आ रही है। गाड़ी लेकर प्रदीप के बताए सुनसान स्थल पर पहुंची। नदी के किनारे पहुंचकर भूपेंद्र ने अपने स्कूल के चपरासी को प्रदीप की मदद के लिए भेजा हुआ था। इधर जब ऋचा पहुंची तब घटनास्थल पर प्रदीप एक अन्य लड़के के साथ मौजूद था। ऋचा को प्रदीप तंत्र मंत्र के लिए रोड से नीचे नदी के किनारे पर ले गया और आंख बंद करके चट्टान पर बैठने को कहा। ऋचा आंखें बंद कर चट्टान पर बैठ गई। तभी उसके साथ मौजूद लड़के ने लाठी से ऋचा के सिर पर वार कर दिया। वह बेसुध होकर गिर पड़ी। तभी उसका मुंह पत्थर से कुचल दिया गया था। सड़क पर पहुंचकर प्रदीप व चपड़ासी ने कार को धक्का देकर सड़क से नीचे खाई में पलटाया, ताकि ऐसा लगे कि ऋचा की मौत एक्सीडेंट से हुई है, ना कि ये कोई हत्या है। वहीं हत्या के बाद मोर्चरी में मौजूद भूपेंद्र ने ऋचा की बहन व रिश्तेदारों को यह समझाने की कोशिश भी की थी कि वे पुलिस को हत्या की जगह एक्सीडेंट की रिपोर्ट दे, ताकि उन्हें क्लेम में बड़ी राशि मिल जाएगी जो उसकी बेटी के आगे चलकर काम भी आ सकती है। तत्कालीन आईओ प्रशिक्षु आरपीएस और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर चक्रवर्ती सिंह ने भी बताया कि जांच के दौरान शुरुआत में एक्सीडेंट वाली बात उनके गले से उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। क्योंकि जिस स्थान पर कार पलटी हुई थी वहां से काफी आगे नीचे चट्टान पर ऋचा की लाश पड़ी थी। कार व लाश के बीच में बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। गाड़ी के गेट और कांच दोनों सही सलामत थे। ऐसे में किसी भी एंगल से गाड़ी से निकलकर ऋचा का इतनी दूर जाकर गिरना संभव नहीं था। वहीं पूछताछ के दौरान
रात को वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने बताया था कि गांव की ओर तब वो गए तो रोड पर गाड़ी सीधी खड़ी हुई थी। वहीं 1 घंटे के बाद वहां से गुजरने वाले लड़कों ने बताया कि जब देर रात वहां से वो लोग गुजरे तो गाड़ी पलटी हुई थी, लेकिन वहां कोई घायल नजर नहीं आया था। इस बात पर ही उन लड़कों ने चौकी में फोन करके सूचना दी थी। ये सभी एंगल हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसे में उसी दिशा में इन्वेस्टिगेट भी किया गया और 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया और ट्रायल के बाद चारों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें ऋचा खुद ही तंत्र मंत्र के जाल में फंसती चली गई और अपनी ही हत्या का कारण बन गई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।